अस्सलामुअलैकुम। अल्फ़ा सीरीज़ के सेकंड वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर का फिज़िक्स का जो कोर्स है उसके चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम है, उसके एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज़ है उसको हल करेंगे। पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास कुछ इस तरह है कि टू वेक्टर्स लाई विद देयर टेल्स एट द सेम पॉइंट when the angle between them is increased by 20 degree, their scalar product has the same magnitude but changes from positive to negative. The original angle between them was. कहते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स है। लेट सपोज ये हमारे पास वेक्टर ए है एंड ये हमारे पास है वेक्टर बी। इन दोनों के बीच हमारे पास एक सर्टन एंगल थीटा है। अगर हम इस एंगल थीटा को 20 के साथ इंक्रीज करते हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, स्केलर प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है, उस पर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव में शिफ्ट हो जाती है। सो हमारे पास ओरिजिनल एंगल कौन सा है? सो द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स, जो कि यहाँ पर हमारे पास वेक्टर ए एंड बी है। लेट सपोज हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच, वैसे करेक्ट ऑप्शन तो हमारे पास है ऑप्शन डी 80 डिग्री। तो 80 डिग्री कैसे है? सो लेट्स इसको फाइंड करते हैं। सो डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ओरिजिनल एंगल हमने यहाँ पर मार्क किया है 80 डिग्री का। सो यहाँ पर 80 डिग्री फुट करते हैं। सो दैट इज ए बी कॉस ऑफ 80 डिग्री। कॉस ऑफ 80 डिग्री हमारे पास बराबर होती है, दैट इज ए बी, एंड कॉस ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू 0.174। अब हम इसी क्वेश्चन के मुताबिक इसी 80 डिग्री को 20 के साथ इसके साथ ऐड करते हैं तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव में शिफ्ट हो जाती है। सो लेट सपोज दैट्स द ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी एंड कॉस ऑफ थीटा। चूंकि थीटा को हमने 20 डिग्री से इंक्रीज किया है, सो 80 एंड 20 हमारे पास हो जाएगी 100। काज ऑफ 100 की वैल्यू हमारे पास से -0.174। सो करेक्ट ऑप्शन जो हमने स्टार्ट में मार्क किया था कि ये 80 डिग्री है, सो दैट इज करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो वही सेम है, ए बी यहाँ पर भी है, ए बी यहाँ पर भी है। जो नंबर है 0.174 इनिशियली वो पॉजिटिव है, और जब हमने इसको 20 डिग्री के साथ इंक्रीज किया तो इसका जो साइन है वो नेगेटिव में चला गया, यानी -0.174। सो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो ऑप्शन डी है, जिसको हमने स्टार्ट में जो है मार्क किया था ना। एमसीक्यूज नंबर सेकेंड हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि the minimum vectors, a number of vectors of unequal magnitude required to produce a zero resultant as मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स जिसकी मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, जो कि रिजल्ट दे रहा है एज ए नल वेक्टर, यानी जीरो रिजल्टेंट दे रहा है। तो हमारे पास कितने मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स होगी जिसकी मैग्नीट्यूड अनइक्वल है एंड दे प्रोड्यूस्ड अ जीरो रिजल्टेंट। तो यहाँ पर कमाल किस चीज का है? अनइक्वल का है। अगर हमारे पास अनइक्वल की जगह इक्वल मैग्नीट्यूड गिवन हो तो हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो और वो जीरो रिजल्टेंट दे तो वो हमारे पास है 2। लेकिन यहाँ पर अनइक्वल है, तो अनइक्वल जब हो तो हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स वो 3 होंगी जब वो एक ट्राइंगल बनाएगा। सो लेट्स सपोज हमारे पास ये वेक्टर ए है एंड ये हमारे पास है वेक्टर बी। दोनों तीनों के जो मैग्नीट्यूड है वो कुछ भी है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड है। सो थर्ड वेक्टर जो हमारे पास है वो हमारे पास को होगी कुछ इस तरह, दैट इज सी। तो ये जो हमारे पास बन गया ये है ट्राइंगल। तो जब 3 वेक्टर्स
जिसकी मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो, जब उसको सम अप करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट है वो 0 आएगा. सो द मिनिमम नंबर ऑफ दोज वेक्टर इज 3. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरह है कि if the resultant of two vectors each of magnitude a is also a magnitude of a, the angle between the two vectors will be. कहते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स है, दोनों के मैग्नीट्यूड a के बराबर हैं और इसका जो रिजल्टेंट है वो भी a के बराबर है. सो इन दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल है वो कौन सा है. सो हम जब दो वेक्टर्स के का रिजल्टेंट जब हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम इसी एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, दैट इज आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab and cos of theta and takes its under root. सो यहाँ पर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड वो a है तो a अपनी जगह पर आएगा, दैट इज a स्क्वायर. b जो है b अनदर वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी a है, सो दैट इज a स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 2a और b जो है इसका मैग्नीट्यूड a है, सो ये a के साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएगा एंड दैट विल बी कॉस ऑफ थीटा एंड दिस इज इक्वल टू r. रिजल्टेंट भी a के बराबर है, सो दैट इज a. So that will become as a is equal to a square के साथ 8 होके that will be 2a square plus 2a square cos of theta under the root. जब हम इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास cos थीटा यानी थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास है 120 डिग्री, जो कि है ऑप्शन डी में. एमसीक्यू नंबर 4 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 2k इज. एक वेक्टर ए है जो कि है 2i प्लस j प्लस 2k, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगी. तो देखिए मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हम जो यूज करते हैं a इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, that is ax square plus ay square plus az square and takes it under root. तो यहाँ पर ax की जगह हमारे पास है 2i का होल स्क्वायर, ay की जगह हमारे पास है j, सो j का स्क्वायर एंड प्लस az की जगह हमारे पास है 2k, सो दिस इज 2k का स्क्वायर. i j के हमारे पास यूनिट वेक्टर है तो दिस इज 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4. आई स्क्वायर का मतलब है कि आई डॉट आई, तो दो वेक्टर्स आई डॉट आई जो है ये हमारे पास बराबर होते हैं 1 के. इसी तरह जे का स्क्वायर बी हमारे पास 1 के बराबर होते हैं. के स्क्वायर का वैल्यू बी के डॉट के जो कि इक्वल होती है 1 के. सो दिस इज 2 स्क्वायर, जे का स्क्वायर से हमारे पास आएगा 1 एंड 2k स्क्वायर 2 से हमारे पास आएगा 4k स्क्वायर से हमारे पास 1 आएगा एंड टेक्स इट अंडर रूट. सो दैट इज 4 प्लस 1 एंड प्लस 4 दैट गिव्स अस 9 अंडर रूट. 9 का अंडर रूट हमारे पास बराबर होती है 3k. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a जो कि है 2i प्लस j प्लस 2k, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास है 3 जो कि है ऑप्शन सी में. नाउ MCQs नंबर 5 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि when fx is equal to 3 Newton and f is equal to 5 Newton then fy is equal to. fx हमारे पास x कंपोनेंट है फोर्स f के एंड fy हमारे पास y कंपोनेंट है. तो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो 5 न्यूटन, इसकी x कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन. तो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट. तो इसको हम मालूम करते हैं फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन दैट इज f is equal to that is f square is equal to fx square plus fy square. यहाँ पर वैल्यूज पुट करते तो f की वैल्यू हमारे पास है 5 का स्क्वायर, fx की वैल्यू हमारे पास है 3 का स्क्वायर एंड fy को हमने फाइंड करना है, सो दैट इज fy स्क्वायर. अब 5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25
and this is 3 का square is 9 and plus fy square. तो 9 को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, so that gives us fy square is equal to 16. दोनों साइड का जो है अंडर रूट लेते हैं, सो स्क्वायर एंड स्क्वायर अंडर रूट के साथ चला जाएगा. 16 का अंडर रूट हमारे पास बराबर होते हैं 4 के. सो एफ वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 4 न्यूटन. दैट इज ऑप्शन बी एज द करेक्ट ऑप्शन. एमसीक्यू नंबर 6 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि a meter stick is supported by NIF edge at the 50 centimeter mark. Arif hangs Arif hangs masses of 0.4 kg and 0.6 kg from the 20 centimeter and 80 centimeter marks respectively. Where should Arif hangs a third mass of 0.3 kilogram to keep the stick balance? तो देखिए ये हमारे पास एक स्टिक है जिसको एक निफ एज के साथ जो है बैलेंस किया गया है एट 50 सेंटीमीटर मार्क्स. तो इसी क्वेश्चंस को एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क. जो प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क जो है वो हमारे पास इसी तरह है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर होती है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की, और जब ये बैलेंस हो जाएगा तो सम ऑफ ऑल टॉर्क जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा. सो यहाँ पर हम लिखते हैं कि द सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क, दैट इज क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू हमारे पास है ये W1 मल्टीप्लाइड बाई R1 इज इक्वल टू, एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क में हमारे पास ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और ये हमारे पास क्लॉकवाइज टॉर्क है. तो क्लॉकवाइज टॉर्क में हमारे पास दो चीज़ें हैं. एक ही हमारे पास जो है अब आप कीजिएगा ये हमारे पास जो है क्लॉकवाइज टॉर्क, यस आई एम राइट. तो दिस इज ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है. और तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में हमारे पास दो चीज़ें हैं. एक है W2 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई R1 एंड प्लस, क्योंकि 3 मासेस हैं, एक की वैल्यू हमारे पास 0.4 kg 0 kg, दूसरे की 0.60 kg, थर्ड की 0.30 kg. सो थर्ड की वैल्यू हमारे पास होगी दिस विल बी W3 मल्टीप्लाइड बाई R3. तो हमने फाइंड करना है R3 को. तो सबकी वैल्यूज वेट की जगह हम लिखेंगे M1G, यहाँ पर W2 की जगह हम लिखेंगे M2G, W3 की जगह हम लिखेंगे M3G. फिर इसको सॉल्व करते हैं फॉर R3. सो जब हम इसको R3 के लिए सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इससे आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन ए में. एमसीक्यूज नंबर 7 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि FAX is equal to 1.5 centimeter and AY is minus 1.0 centimeter, and to which quadrant do the vector A points? तो x की वैल्यू जो है हमारे पास पॉजिटिव है, y की वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव. क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो लिहाजा इसका मतलब है कि हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. यहाँ पर हमारे पास है x, इस साइड पर हमारे पास होते हैं नेगेटिव x, ये हमारे पास पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं. सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास x नेगेटिव जबकि y जो है वो पॉजिटिव होती है. थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं. फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव एंड y की वैल्यू नेगेटिव है. तो इसी एमसीक्यूज में x की वैल्यू हमारे पास है पॉजिटिव, y की वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव. सो द वेक्टर विल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. एमसीक्यू नंबर 8 है A डॉट एंड टू A क्रॉस B इज इक्वल टू. इससे क्या आंसर आएगा? तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आ रही है वो वेक्टर A एंड वेक्टर B को परपेंडिकुलर होगी.
लेट्स हम मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी जो है इससे वैल्यू आ रही है, जो वेक्टर आ रही है वो हमारे पास है सी। सो सी जो है ये परपेंडिकुलर है वेक्टर ए को, एंड आल्सो दैट सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अब इसी वेक्टर सी का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर ए के साथ। सो दिस इज सी डॉट ए इज इक्वल टू, इट इज सी डॉट ए इज इक्वल टू, तो जब हमारे पास वेक्टर सी ए को परपेंडिकुलर हो, जो थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास होते हैं 90 डिग्री। सो दैट विल बी सी डॉट ए विल बी इक्वल टू सी ए एंड टू कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस ऑफ 90 डिग्री हमारे पास बराबर होते हैं 0 के। सो दैट विल बी सी डॉट ए विल बी इक्वल टू 0। सो दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। MCQs नंबर 9 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड 50 न्यूटन एक्ट simultaneously on a body. Which one of the following forces cannot be a resultant of the two forces? Very interesting MCQs. इसी तरह के MCQs को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप रेंज को फाइंड करें। रेंज हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम इसकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से फाइंड करते हैं। जब इन दोनों फोर्सेस की मैक्सिमम वैल्यू हो तो इन दोनों को ऐड करते हैं, दैट इज 20 प्लस 50, सो दैट विल बिकम एज 70 न्यूटन। ये हमारे पास मैक्सिमम फोर्स हो गया। इसका मिनिमम फोर्स हम इस तरह फाइंड करते हैं कि 50 से हमने 20 को सब्ट्रैक्ट करना है, सो दैट विल बी 30 न्यूटन। अब 70 न्यूटन और 30 न्यूटन के बीच फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स की कोई भी वैल्यू जो है वो पॉसिबल है। 70 न्यूटन से ग्रेटर एंड 30 न्यूटन से लेस रिजल्टेंट वैल्यूज जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन में कि कौन सी वैल्यू हमारे पास इस रेंज में लाई नहीं कर रहा। सो ऑप्शन ए में है 20 न्यूटन। सो 20 न्यूटन हमारे पास 30 न्यूटन से कम है, सो दिस वैल्यू डज नॉट लाइज इन दिस रेंज, सो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जो 30 डिग्री है, 30 न्यूटन, वो हमारे पास इस रेंज की मिनिमम वैल्यू है। 40 न्यूटन वो 70 एंड 30 न्यूटन के बीच में आ रही है, सो ये पॉसिबल है। 70 न्यूटन हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। सो 20 न्यूटन हमारे पास एक ऐसी वैल्यू है रिजल्टेंट फोर्स की जो इस रेंज में नहीं आ रहा। सो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट जो कि पॉसिबल नहीं है वो है 20 न्यूटन। MCQ नंबर 10 जो है हमारे पास वो कुछ ऐसे तरह है कि if the dot product of two non-zero vector A and B is 0, then the magnitude of their cross product is। दो वेक्टर्स हैं A and B जो कि नॉन जीरो है, इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमारे पास है 0। तो इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी? तो A डॉट B जो है इसको हम फाइंड करते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा से। अब यही वैल्यू 0 तब होगी जब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब है कि इन दोनों के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि cos 90 हमारे पास दे रही है 0। सो A डॉट बी विल बी इक्वल टू 0। अब इन दोनों वेक्टर के बीच जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं, सो दैट विल बी A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी एंड टू साइन ऑफ 90 डिग्री। साइन ऑफ 90 डिग्री हमारे पास बराबर होती है 1 के। सो दैट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट विल बी A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी, जो कि है हमारे पास ऑप्शन सी में। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 11 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी दिस इज द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एज 16 न्यूटन। दो फोर्सेस है जिनका सम जो है वो 16 न्यूटन के बराबर है। अब द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 8 न्यूटन के बराबर है, and its direction is perpendicular to minimum force, then the forces are।
तो यहाँ पर जो कहते हैं कि दोनों फोर्सेस का जो सम है, सो हम मान लेते हैं कि एक फोर्स हमारे पास है F1, दूसरा फोर्स हमारे पास है F2, तो इसका जो सम है वो हमारे पास है 16 न्यूटन। नाउ F2 की वैल्यू हमारे पास फिर कुछ ऐसे तरह होगी कि F2 विल बी इक्वल टू F1 को यहां पर शिफ्ट करते हैं, सो दैट विल बी 16 माइनस F1। मजीद क्या कहते हैं इस एमसीक्यू से, इफ द रिजल्टेंट इज 8 न्यूटन एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम फोर्स, तो मिनिमम फोर्स हमारे पास होगी F2। रिजल्टेंट की वैल्यू हम यहां पर लिखते हैं, दैट इज 8 न्यूटन। सो अब हम जब इसका मैग्नीट्यूड जो है इसको फाइंड करते हैं, सो दैट विल बी F2 स्क्वायर इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। F2 की वैल्यू हम यहां से पुट करते हैं, F1 की वैल्यू एंड R स्क्वायर जो है इसको 8 न्यूटन पुट करते हैं, तो हमारे पास इनकी सोल्यूशन से F2 की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास होगी जो है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो F2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 6 न्यूटन। अब 6 न्यूटन को हमने, ये F2 की वैल्यू हो गई, अब 6 न्यूटन को हमने यहां पर शिफ्ट जो है पुट करना है, सो दैट यहां से फिर F1 की वैल्यू आएगी, सो दैट इज F1 प्लस 6 न्यूटन एज इक्वल टू 16। 6 को उसी साइड पे शिफ्ट करते हैं, सो दैट इज F1 एज इक्वल टू 16 माइनस 6, सो दैट विल बी 10 न्यूटन। तो एक फोर्स की मैग्नीट्यूड 6 न्यूटन, दूसरे की मैग्नीट्यूड हमारे पास 10 न्यूटन, जो कि है हमारे पास ऑप्शन ए में। नाउ एमसीक्यूज नंबर 12 कुछ ऐसे तरह है कि find the mass of the uneven rod shown in the figure if its center of gravity is 14 centimeter from end A, then what is the mass। तो mass को हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए भी हम यूज करेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है, यानी सम ऑफ ऑल टॉर्क्स दैट इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल टॉर्क्स तब 0 होगी जब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू बराबर हो क्लॉकवाइज टॉर्क के, तो हमारे पास जो सम ऑफ टॉर्क है वो फिर 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो हमारे पास जो है यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में यहाँ पर देखिए 16 मास जो है ये हमारे पास 16 सेंटीमीटर जो है ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में आ रही है, सो दैट विल बी 16 मल्टीप्लाइड बाय वेट। सो वेट को हम फाइंड करते हैं mg से, एंड दैट m विल बी m2g, क्योंकि 16 जो है ये हमारे पास m2 की जो है मोमेंट ओम है। एंड क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू हम लिखते हैं, दैट विल बी 20 मल्टीप्लाइड बाय m1 एंड 2g। अब g इस g के साथ चला जाएगा, सो यहाँ पर m2 के लिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सो दैट विल बी m2 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय m1 की वैल्यू हमारे पास है 80, एंड 16 को दोनों साइड पर जब डिवाइड करते हैं तो दैट विल गिव्स अस 16 and 5, so that will be 5 multiplied by 20, that gives us 100। so 100 ग्राम जो है हमारे पास ये मास होगी जब हम इसी जो है इस रॉड को जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बैलेंस कर रहे हैं, सो दैट विल बी 100 ग्राम। एमसीक्यूज नंबर 13 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि द डायग्राम शोन a uniform rod with its midpoint on the pivot. Two equal forces are applied on the rod as shown in the figure, which diagram shows the rod in equilibrium। So हमारे पास जो C में जो डायग्राम है इसमें एंटी क्लॉकवाइज स्टार की वैल्यू जो है वो क्लॉकवाइज स्टार के बराबर है, सो दैट विल बी दिस डायग्राम विल बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन सी है। नाउ एमसीक्यू नंबर 14 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि फॉर विच
एंगल द इक्वेशन ए डॉट पी इज इक्वल टू ए क्रॉस पी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ये बराबर है, तो एंगल हमारे पास क्या होगी। सो लेट्स कैलकुलेट इट। सो ए डॉट बी हमारे पास बराबर होती है ए बी कॉस थीटा के, ए क्रॉस बी जो है ये हमारे पास बराबर है ए बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर एन, चूंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड है तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 के बराबर होगी। सो ए बी इस ए बी के साथ चला जाएगा, सो दोनों साइड को कॉस पर डिवाइड करते हैं, सो वी गेट दैट इज साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा बटा कॉस थीटा हमारे पास बराबर होते हैं टेंजेंट थीटा के, सो दिस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। टेंजेंट को उसी साइड पर शिफ्ट करते हैं, सो दैट विल बी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। सो टेंजेंट इनवर्स 1 जो है ये हमारे पास बराबर होते हैं 45 डिग्री के। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी। एमसीक्यू नंबर 15 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि what is the net torque on wheel radius 2 meter is shown। 2 मीटर वाली जो रेडियस है इसमें नेट टॉर्क क्या होगी। तो ऐसे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज क्लॉकवाइज 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं दैट्स, इसको सॉल्व करते हैं by using the principle of moment, that is the sum of clockwise torque, that is the sum of clockwise torque will be equal to the sum of anti-clockwise torque। so clockwise torque जो है इसको हम नेगेटिव लेते हैं, so that will be minus r multiplied by a dot f1, या इसको हम क्रॉस लेते हैं, so minus r क्रॉस f। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू हमारे पास, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं कन्वेंशनली, सो दैट विल बी r क्रॉस f। वैल्यूज को यहाँ पर फुट करते हैं, सो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है यहाँ से, यहाँ से जब हम क्लॉकवाइज टॉर्क को फाइंड करते हैं एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से, और फिर जब इन दोनों को सम अप करते हैं ना, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी -10 न्यूटन, क्योंकि क्लॉकवाइज टॉर्क से जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास है -20 न्यूटन मीटर, और क्लॉकवाइज टॉर्क से जो वैल्यू, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से जो वैल्यू आ रही है वो जो है +10 न्यूटन। तो माइनस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है कि जो रिजल्टेंट टॉर्क है वो हमारे पास क्लॉकवाइज में होगी, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी 10 न्यूटन, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन।